गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑफलाइन वाले जो क्लास में बैठे हैं और जो ऑनलाइन लोग देख रहे हैं उनको भी। बट ऑनलाइन वाले लोग पता नहीं गुड आफ्टरनून में देख रहे हैं, गुड इवनिंग में देख रहे हैं, गुड नाइट में देख रहे हैं, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे लिए गुड मॉर्निंग है तो मैंने गुड मॉर्निंग कहा आप लोगों को। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं जो कि फॉरेन सेक्टर या फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है, और वो टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। हिंदी में कहते हैं भुगतान शेष, शॉर्ट में कहते हैं बीओपी। तो आखिर ये बीओपी होता क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट जो है बड़े कंफ्यूज होते हैं बीओपी के बारे में। तो देखो, बीओपी को जानने से पहले एक ये चीज़ जान लो, एक टर्म होता है हमारा बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसे कहते हैं व्यापार शेष। उसको समझाऊंगा आगे मैं, लेकिन समझ लो उसको। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, इसमें सिर्फ गुड्स आते हैं। मैंने पहले इस पे आपको जानकारी दी है, वीडियो वगैरह दिया है मैंने, और क्लास में पढ़ा चुका हूँ पहले। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, इसे व्यापार शेष कहते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें अपने कंट्री से जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, गुड्स ओनली, सिर्फ गुड्स, और जो भी चीज़ें इंपोर्ट्स होती हैं उसको हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड में लिखते हैं। और बैलेंस ऑफ ट्रेड तीनों हो सकता है, फेवरेबल, अनफेवरेबल और इक्वल हो सकता है। यानी अगर अपने कंट्रीज से हम एक्सपोर्ट गुड्स का ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट गुड्स का कम करते हैं तो क्या होगा, हमारा फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा, यानी अनुकूल व्यापार शेष होगा। यानी उस केस में हमें फॉरेन ट्रेड से फ़ायदा ही हो रहा है, हमें नुकसान नहीं हो रहा है। सेकंड केस क्या होता है, जब हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाता है और इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो गया, उस केस में मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड से या फॉरेन ट्रेड से, गुड्स का, मैं सिर्फ गुड्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ गुड्स आते हैं। तो उस केस में क्या होगा, जब आपका एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, तो क्या हो गया आपका, उस केस में आपको फॉरेन ट्रेड से नुकसान हो रहा है। इसे अनफेवरेबल या प्रतिकूल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। और तीसरा केस क्या होता है कि जब दोनों बराबर हो, जब आपका एक्सपोर्ट भी जितना है उतना ही आपका इंपोर्ट है, तो दोनों बराबर हो गए। इस केस में आपको फॉरेन ट्रेड से यानी गुड्स के ट्रेड से न तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, ना आपको लॉस हो रहा है, ना आपको नफा हो रहा है और ना आपको नुकसान हो रहा है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कोई पूछे उसमें क्या आता है, उसमें सिर्फ गुड्स आते हैं। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बीओपी में कुछ और चीज़ें भी आती हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट से समझ लेते हैं कि चूंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में गुड्स आया है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में सर्विसेज आ जाएगा, यही दो चीज़ें आएंगी। लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स और सर्विसेज के अलावा भी कुछ और चीज़ें आती हैं। उन सब को यहाँ डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं और इसके बाद आपकी क्लैरिटी जो है बिल्कुल बन जाएगी, ऑफलाइन वालों को भी, ऑनलाइन वालों को भी। फिर भी कुछ डाउट्स होंगे तो आप मेरे से क्लास में पूछ सकते हैं, ऑनलाइन वाले लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसमें कोई हेजिटेट करने की नीड नहीं है। उसका रिप्लाई आपको एक टाइम बाउंड मैनर में दे दिया जाएगा। यहाँ है तो यहाँ तो मिल ही जाएगा, लेकिन ऑनलाइन वालों को टाइम बाउंड मैनर में मिल जाएगा। ये मत सोचेंगे कि अभी आपने कोई कमेंट किया और अगले क्षण में आपका रिप्लाई कर दूँ, ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी आपको मिल जाएगा। तो आप समझते हैं। और ऑनलाइन वाले लोग पेन पेपर लेके बैठे तो समझ में आएगा, ऑफलाइन वाले लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगर इसके कुछ नोट्स वगैरह चाहिए होगा तो आप डेफिनेटली आप मुझे डिमांड कर सकते हैं। ऑफलाइन वालों को सब मिलता ही है। ऑनलाइन वाले जब भी कोई देखे वीडियो, अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो डिमांड कर सकते हैं। उनको टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या जैसे भी होगा उनको नोट्स इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। हिंदी में कहते हैं चालू खाता और इसे कहते हैं हम लोग पूंजी खाता। ध्यान रखिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पार्ट हो गए, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये करंट अकाउंट जो है, ये चालू खाता जो है, ये वो अकाउंट नहीं है जो बैंकों में होता है। बैंकिंग सेक्टर में भी होता है। अकाउंट दो टाइप के होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। सेविंग मतलब बचत खाता जो कोई इंडिविजुअल अपने लिए खोलता है, और करंट मतलब चालू खाता। करंट अकाउंट क्या होता है, जब कोई बिजनेस आप करते हैं, कोई व्यवसाय आप करते हैं, तो आपको उस व्यवसाय के नाम से, उस बिजनेस के नाम से आपको करंट अकाउंट खोलना होता है। सब जानते हैं आप लोग। तो वो करंट अकाउंट ये नहीं है, ये करंट अकाउंट फॉरेन ट्रेड में यूज हो रहा है, ये करंट अकाउंट विदेशी व्यापार में यूज हो रहा है। इसमें क्या होता है वो समझते हैं। तो पहले हम करंट अकाउंट समझते हैं और फिर हम कैपिटल अकाउंट समझते हैं। तो करंट अकाउंट में जो बताया मैंने, बैलेंस ऑफ ट्रेड में, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट लिया जाता है। हम ध्यान रखना, कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है,
सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लिया जाता है, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में, लेकिन करंट अकाउंट में दोनों लिया जाता है, गुड्स और सर्विसेज दोनों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो करंट अकाउंट में आते हैं। तो करंट अकाउंट के मेनली 2 पार्ट होते हैं, हमने यहाँ 3 पार्ट बताया है, एक्सटेंशन दिया एक पार्ट का, वो क्या होता है समझते हैं। करंट अकाउंट का पहला पार्ट होता है विजिबल्स अकाउंट, यानी दृश्यगत खाता। इसकी बात मैं करूंगा आपको, दृश्यगत खाता क्यों कहते हैं। इसे हम लोग गुड्स अकाउंट भी कहते हैं, यानी वस्तु खाता भी कहते हैं। इसे हम लोग ट्रेड अकाउंट भी कहते हैं, यानी व्यापार खाता भी कहते हैं। यानी विजिबल अकाउंट में क्या होता है, इसे हम गुड्स अकाउंट या ट्रेड अकाउंट कहते हैं, इसमें सिर्फ गुड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लिया जाता है, यानी कितना आपके पास गुड्स आया और कितना आपके पास गुड्स गया, यानी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये इसमें आपके आते हैं। हमेशा ध्यान रखना, विजिबल इसलिए कहा जाता है कि विजिबल अकाउंट वो होता है जिसमें जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो शिपमेंट के फॉर्म में फॉरेन में जाता है या शिपमेंट के फॉर्म में फॉरेन से आता है। जो फॉरेनर यहाँ आते हैं और यहाँ से कुछ गुड्स, कुछ सामान परचेज करके ले गए अपने डेली यूज़ के लिए, उसको इसमें नहीं लेते हैं। और जो फॉरेन से इंडिया में लोग आते हैं या इंडियन लोग फॉरेन गए वहाँ से कुछ शॉपिंग करके लाते हैं, वो इसमें नहीं आता है। विजिबल का सेंस है कि जो चीज़ें शिपमेंट के रूप में, शिप से, एक्सपोर्ट के रूप में, हवाई जहाज से, जिससे भी एक्सपोर्ट के रूप में जाता है और वहाँ से आता है, जो जिसका रिकॉर्ड होता है, जो इंडिविजुअल लेके आया, फॉरेन से इंडिया में लोग आए, यहाँ से कुछ लेके गए, शॉपिंग करके गए, इंडियन लोग फॉरेन में से कुछ लेके आए, गए, मोबाइल खरीद के लाए, गोल्ड लाए, कपड़े लाए, वो सब इसमें नहीं आता। वही चीज़ आता है जो पोर्ट पर, एयरपोर्ट पे या सी पोर्ट पर जो रिकॉर्ड होता है, इसलिए उसको विजिबल अकाउंट कहते हैं, यानी विजिबल गुड्स। इनविजिबल गुड्स वो होते हैं जो कि लोग जो हैं एक कंट्री में जाते हैं, वहाँ से अपने लिए परचेज करके लाते हैं, उसका कोई रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं होती है, इसलिए उसको इनविजिबल गुड्स कहते हैं। यानी फॉरेन ट्रेड में एक टर्म है विजिबल इनविजिबल गुड्स का, इसीलिए इसको विजिबल अकाउंट कहा जाता है। समझ गए? हाँ, बिल्कुल समझ में आ गया ना, डाउट होता पूछ लेना कि ये विजिबल अकाउंट क्या होगा। जो शिपमेंट के फॉर्म में जाता है, बस जिसका ऑर्डर आता है फॉरेन से, या हम फॉरेन को ऑर्डर देते हैं, चाइना से, जापान से, यूएस से, कहीं से हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, वो चीज़ में आती है। ठीक है, तो ये पहला अकाउंट जो हो गया विजिबल अकाउंट हो गया, गुड्स अकाउंट हो गया, ट्रेड अकाउंट हो गया। दूसरा होता है इनविजिबल अकाउंट्स, इसे हम कहते हैं सर्विसेज अकाउंट भी, यानी अदृश्यगत खाता, या इसको हम सेवा खाता भी कहते हैं, सर्विसेज अकाउंट। इसमें क्या होगा, इसमें जो है जितने जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज का, या जितने जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं सर्विसेज का, वो सारे यहाँ पे हम लेते हैं। यहाँ पे गुड्स आ गया और यहाँ पे सर्विसेज आ गए। समझ गए? तो करंट अकाउंट का पहला पार्ट गुड्स अकाउंट हुआ, दूसरा पार्ट सर्विसेज अकाउंट हुआ, और तीसरा जो है यूनिलैटरल ट्रांसफर, हिंदी में कहते हैं एक तरफा हस्तांतरण। ये भी सर्विसेज ही है, लेकिन समझाने के लिए अलग लिखता हूं मैं, एक तरफा हस्तांतरण। ये क्या होता है, इसमें क्या क्या आएगा सर्विस अकाउंट में? जो फॉरेन के लोग इंडिया में आए, टूरिज्म किए, घूमे, या पढ़ने के लिए, या एजुकेशन के लिए आए, या ट्रीटमेंट के लिए आए, बहुत लोग आते हैं इंडिया में इलाज के लिए, तो उससे जो पैसा मिला वो सारा यहाँ पे आएगा। और जो इंडिया के लोग फॉरेन में गए घूमने के लिए, एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए या इलाज के लिए, दोनों होता है। फॉरेन के लोग इंडिया में भी आते हैं, जो मिडिल ईस्ट की कंट्री वगैरह है, इससे बहुत लोग आते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश से बहुत लोग आते हैं, वहाँ से बेटर मेडिकल फैसिलिटी हमारे यहाँ कई मामलों में है। और हमारे यहाँ के लोग फॉरेन भी जाते हैं हायर ट्रीटमेंट के लिए, तो पढ़ने भी जाते हैं, फॉरेन के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, यहाँ के लोग फॉरेन में पढ़ने जाते हैं। तो सारी चीज़ें इनविजिबल या सर्विसेज अकाउंट में आएंगी। लेकिन यूनिलैटरल ट्रांसफर में क्या होता है कि जो इंडिया के लोग फॉरेन में काम कर रहे हैं और वो वहाँ से अर्निंग करके यहाँ पे भेज रहे हैं, तो जो लोग इस पैसे का यूज़ कर रहे हैं वो फॉरेन के कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं। इंडिया के लोग फॉरेन गए हैं, दुबई में, यूएस में, यूरोप में काम करते हैं, और वो वहाँ से पैसा अपने फैमिली मेंबर को यहाँ भेजते हैं। एक तरफा हस्तांतरण, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, यानी वो पैसा वहाँ से यहाँ आ गया,
जिन लोगों को मिला फैमिली मेंबर को, उन लोगों ने फॉरेन में कोई सर्विस नहीं दी लेकिन फॉरेन का पैसा यूज किया, ठीक है ना। और फॉरेन के लोग भी इंडिया में काम करते हैं, काम यहाँ करते हैं, यहाँ से कुछ पैसा अर्न करके फॉरेन में भेजते हैं। इसमें भी आना जाना होता है, इसमें भी आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है, इसमें भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। और इसमें मेनली दो चीजें आती हैं, एक होता है रेमिटेंसेस, सुना होगा लंग आप लोगों ने, रेमिटेंसेस, और एक होता है फॉरेन एड, सहायताएं वगैरह। यानी यूनिलैटरल ट्रांसफर में वो चीजें आती हैं जिसके बदले में कोई जो यूज करता है उसके बदले में कोई सर्विस नहीं देता है। सर्विस दिया लेकिन किसी और ने दिया और उसने फॉरेन से पैसा कमा के भेजा। समझ रही बात ना। यहां पे डायरेक्टली फॉरेन के लोग आए, हमने उनको सर्विस दिया, पैसा लिया। यहां पे क्या हुआ, फैमिली मेंबर को पैसा मिला, देश को पैसा मिला, लेकिन काम कोई और कर रहा है फॉरेन में। समझ रहे हैं ना। इसलिए इसको यूनिलैटरल ट्रांसफर कहते हैं। या विदेशों से सहायताएं आती हैं, कई मामलों के एड्स वगैरह आते हैं, एड नहीं एड AID है ना, तो ये हमारे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं और इन तीनों को मिला करके यानी गुड्स अकाउंट, सर्विसेज अकाउंट और यूनिलैटरल ट्रांसफर, तीनों को मिला करके क्या होता है, करंट अकाउंट होता है ना। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लो कैपिटल समझने से पहले कि करंट अकाउंट भी तीनों होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव और एक होता है इक्वल। पॉजिटिव को हम लोग फेवरेबल कहते हैं, निगेटिव को अनफेवरेबल कहते हैं, इसको हम लोग इक्वल कहते हैं, बराबर कहते हैं। फेवरेबल का मतलब अनुकूल, अनफेवरेबल प्रतिकूल, और यहाँ पर बराबर हो गया, इक्वल हो गया। क्या हो गया, जब आपका इन तीनों में विजिबल अकाउंट, इनविजिबल अकाउंट, यूनिलैटरल ट्रांसफर, इन तीनों का एक्सपोर्ट जो है ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम हो तो हम क्या कहेंगे, फेवरेबल कहेंगे। और तीनों का एक्सपोर्ट अगर कम हो और इंपोर्ट ज़्यादा हो तो क्या कहेंगे, हम अनफेवरेबल कहेंगे। और तीनों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर हो तो डेफिनेटली क्या कहेंगे हम लोग, उसको अनफेवरेबल कहेंगे। इंडिया का करंट अकाउंट जो है हमेशा लगातार ज़्यादातर कुछ 1-2 वर्षों, 1-2 समय को छोड़ करके करंट अकाउंट हमेशा अनफेवरेबल रहा है, निगेटिव रहा है। यानी हमारा एक्सपोर्ट जो है वो रिलेटिवली कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इंटरेस्टिंग बात बता रहा था मैं आपको कि इनविजिबल अकाउंट और यूनिलैटरल ट्रांसफर, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं लेकिन ये निगेटिव है। लेकिन ये इतना ज़्यादा निगेटिव है कि इन दोनों का पॉजिटिव भी निगेटिव हो जाता है। समझ रहे बात मेरी क्या बोल रहा हूँ मैं, कि ये मान लो -10 है, यानी हम जितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं ये -10 है। मतलब आपने 100 का एक्सपोर्ट किया और 110 का इंपोर्ट कर लिया तो क्या हो गया, -10 हो गया आपका। यानी गुड्स अकाउंट, ट्रेड अकाउंट निगेटिव में जा रहा है आपका, एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है आपका। और ये जो है मान लो +3 है, यानी आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं सर्विसेज का, इंपोर्ट कम कर रहे हैं। तो आपका मान लो कि 100 आपने एक्सपोर्ट किया और 97 आपने इंपोर्ट किया तो +3 हो गया। ये मान लो आपका +2 है या +4 है या +5 है, कुछ भी। यानी आपने ट्रांसफर में, जो इंडिया के बहुत सारे लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, वहाँ से पैसा कमा के भेजते हैं, विदेशों के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ से पैसा कमा के भेजते हैं फॉरेन में। तो लेकिन इन सब में इंडिया जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस कलेक्ट करने वाला देश है। रेमिटेंसेस क्या होते हैं, जब यहाँ के लोग विदेशों में काम करते हैं और जो पैसा भेजते हैं, जो बार बार बोल रहा हूँ, उसे रेमिटेंसेस कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में प्रेषण वगैरह कहा जाता है उसको। तो इंडिया दुनिया में नंबर 1 है, यानी रेमिटेंसेस के रूप में इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा फॉरेन से आता है। आपके फैक्ट है, आप नोट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा पॉजिटिव है, यानी यहाँ से पैसा जाता कम है और वहाँ से पैसा आता ज़्यादा है। अब देखो, ये +3 है, ये +2 है, लेकिन ये अकेला -10 है। तो दोनों को प्लस करोगे, तीनों को, तो ओवरऑल पर कितना आएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट ही आएगा। इसे करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। ये आएगा आपका -5 में। यानी हमारे गुड्स का एक्सपोर्ट बहुत कम है इंपोर्ट की तुलना में, लेकिन बाकी दोनों सर्विसेज का एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि आपके गुड्स के निगेटिव को वो पॉजिटिव कर दे। तो इंडिया का करंट अकाउंट ज़्यादातर जो है
डेफिसिट होता है, जिसकी बात हम लोगों ने यहाँ समझी। अब एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों है, इसके पीछे कारण सिंपल से समझ रहे हैं आप, उसकी चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ, कंपोनेंट की बात मैं कर रहा हूँ, क्या क्या कंपोनेंट आएंगे। लेकिन हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, और एक्सपोर्ट करते भी हैं तो ज़्यादा हम लोग कॉस्टली गुड्स का एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, हम लोग ज़्यादा फूड आइटम का एक्सपोर्ट करते हैं, सस्ते चीज़ों का एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। दो अब हम लोग सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बनाकर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना, मतलब उसको रिफाइन वगैरह करने के बाद हम लोग गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, उसका फिर ज्वेलरी बना करके उसका अलग अलग आइटम बना के एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। डायमंड इंपोर्ट करते हैं, डायमंड का एक्सपोर्ट भी करते हैं। हम लोग कई देशों में कार वगैरह भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम मोबाइल सस्ता वाला एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं हम लोग महंगा वाला एप्पल, चाइनीज़ मोबाइल, यूएस मोबाइल, सब महंगे वाले होते हैं। हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं सस्ते वाले कार और इंपोर्ट करते हैं महंगे वाले कार। इसके चलते हमारा जो करंट अकाउंट है वो ज़्यादातर नेगेटिव में रहता है। और चूंकि इंडिया डेवलपिंग नेशन, बड़े बड़े मशीन इंफ्रा के डेवलपमेंट के लिए, चाहे आपका हेल्थ के लिए, आप देखते हैं ना MRI, CT, उसके सब बड़े मशीन होते हैं। आज इतने बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट में जो बड़े बड़े मशीनें लग के हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट सब बन रहे हैं, ये सब मशीन कहाँ के हैं? सबका नाम पढ़ना आप लोग ना, सब नाम मिलेगा आपको, जापानीज़, कोरियन, चाइनीज़, आपको इंडियन नाम नहीं मिलेगा। तो हम लोग मशीनों का इंपोर्ट करते हैं, हम लोग क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड का इंपोर्ट करते हैं, बड़े बड़े महंगे कारों का इंपोर्ट करते हैं, महंगे मोबाइल का इंपोर्ट करते हैं और सस्ते चीज़ों का एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट तो हम करते हैं, लेकिन सस्ते चीज़ों का करते हैं कंपेरेटिवली फूड आइटम का करते हैं। तो फूड आइटम, और मान लो कि एग्जांपल देता हूँ बार बार मैं, कि हम लोग लाल लाल, हरे हरे, मीठे हिमाचल प्रदेश के, जम्मू एंड कश्मीर के एप्पल का एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं कटा हुआ एप्पल, 2-3-4 कलर में है वो। अब आपने एक ट्रक एप्पल एक्सपोर्ट किया और 2 एप्पल जेब में आप ले आए, तो क्या हो गया? बराबर हो गया। 2 आईफोन अगर महंगे वाले एप्पल, मतलब आईफोन जो इंपोर्ट कर रहे हैं आप, और खाने वाला एप्पल एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप, तो क्या हो गया? तो हमारा, इसलिए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमेशा निगेटिव में रहता है। कुछ वर्षों को छोड़ करके कुछ चीज़ें होती हैं, कई बार ऐसे कोविड के टाइम में हुआ था, हमारा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम हो गया था, फैक्ट्री वगैरह सब बंद थे, व्हीकल सब बंद थे, तो हमने इंपोर्ट कम किया, तो उस समय गुड्स का इंपोर्ट कम हो गया हमारा। लेकिन एसेंशियल आइटम जो फूड आइटम है, वैक्सीन है, इसका एक्सपोर्ट हम करते रहे, तो हमारा थोड़ा सा एक्सपोर्ट इंपोर्ट वैसे बेटर हो गया था। वो 1-2 बार कभी हुए, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हमारे एक्सपोर्ट कम होते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे कंट्री में बार बार देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमने करंट अकाउंट समझ लिया यहाँ पर। अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है, और इसके बाद मैं बोलूँगा कि BOP में क्या क्या आता है। कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट में गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा बाकी और जो फॉरेन से लेन देन होता है वो सारे हमारे कैपिटल अकाउंट में आते हैं। अब बाकी लेन देन क्या होता है, समझते हो उसको? तो कैपिटल अकाउंट में ये करके सुनते रहो, समझते रहो कि जो भी इंडिया के लोगों ने फॉरेन से बोरोइंग किया, लोन लिया, बोरोइंग किया, वहां से ही पैसा आया, करंट अकाउंट में सिर्फ गुड्स सर्विस बेच करके पैसा आया। इसके अलावा जो भी पैसा आएगा, एक एड आया यहाँ पर रेमिटेंसेज वगैरह, बाकी जो भी पैसा आएगा वो सारा यहाँ पे आएगा। जैसे हमने फॉरेन से बोरो किया तो पैसा आया, और हमने फॉरेन को लेंडिंग किया, बोरोइंग भी करते हैं, लेंडिंग भी करते हैं। ये पूछना मत क्यों ऐसा होता है। हम लोग कई देशों से लोन, जापान वगैरह से लोन लेते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट इंडिया के चल रहे हैं, और हम लोग कई डेवलपिंग नेशन को, अभी अफगानिस्तान को दिया था हम लोगों ने, तो हम देते भी है, ये पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है ना। तो हम लोग बोरोइंग करते भी हैं, लेंडिंग करते भी हैं। तो यहाँ पैसा आया और यहाँ पैसा गया, ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा। फिर हो गया एफडीआई का इनफ्लो आउटफ्लो, यानी एफडीआई आता भी है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ के जो बिजनेसमैन होते हैं वो एफडीआई को आउटफ्लो भी करते हैं। वो फॉरेन से हम इंपोर्ट भी करते हैं, और फॉरेन से हम एफडीआई मंगाते भी हैं, और फॉरेन को एफडीआई हम करते भी हैं।
हमारे इंडिया के बहुत सारे इन्वेस्टर्स फॉरेन में बिजनेस लगाए हुए हैं। तो एफडीआई की इनफ्लो भी होता है तो पैसा आता है, आउटफ्लो होता है तो पैसा जाता है, तो इसमें आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये इसमें कोई गुड्स परचेज सेल परचेज नहीं हुआ, लेकिन वो आता है तो इसमें आपका आ गया। तो पहला बोरोइंग लेंडिंग हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा होता है कि जो अगर इंडियन कोई आदमी फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी परचेज करता हो, फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी परचेज करता हो, इंडिया के बहुत सारे लोग हैं, इंग्लैंड में, यूएस में, दुबई में गुड्स परचेज असेट परचेज करते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो प्रॉपर्टी के ओनर बनते हैं और पेमेंट करते हैं, तो इसमें आ जाएगा कि पैसा गया, प्रॉपर्टी आया लेकिन पैसा गया। प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है, इसलिए गुड्स वाला यहाँ पे आ गया है। प्रॉपर्टी असेट्स, कोई बिल्डिंग, कोई फ्लैट जो है वो गुड्स नहीं माना जाता, ठीक है। और दूसरा, जो फॉरेन के लोग इंडिया में कोई असेट परचेज करते हैं, कोई संपत्ति खरीदते हैं, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। यानी जो भी कोई असेट्स का, कोई प्रॉपर्टी का सेल परचेज हुआ दो देशों के बीच में, मतलब इंडिया का बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का इंडिया के साथ, वो सारा जो है हमारा ये आएगा कहाँ पर, वो आपके कैपिटल अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हो गए। और चौथा होता है कि जो इंडिया का फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार, ये जो है विदेशी, इसके बारे में बात करते हैं आगे हम लोग, विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में, इसमें क्या क्या आता है। तो विदेशी मुद्रा भंडार जो है ये अगर चेंज होता है, प्लस और माइनस होता है, बढ़ता है, घटता है, उसका भी रिकॉर्ड कैपिटल अकाउंट करता है। तो कैपिटल अकाउंट में गुड्स सर्विसेज नहीं आते हैं, उसके अलावा जो भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, दुनिया के देशों के साथ जो भी हमारे लेन देन है पैसे का, रिलेशंस का नहीं, पैसे का, चाहे वो लोन हो, देना हो, लेना हो, एफडीआई हो, आना हो, जाना हो, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी परचेज करना हो या बेचना हो, और चाहे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, विदेशी मुद्रा भंडार जो है, उसका कम या ज़्यादा होना हो, वो कैपिटल अकाउंट में आता है। तो कोई पूछे अगर कि बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इंडिया का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए, जो भी वित्तीय लेन देन हुआ, उन सब को लिया जाता है। यहां से जितना पैसा फॉरेन को गया, चाहे वो करंट अकाउंट के रूप में गया, गुड्स सबसे परचेज करने के रूप में गया, या कैपिटल अकाउंट के रूप में गया, जो इसमें आइटम बताया मैंने, और जितना फॉरेन से पैसा आया, चाहे वो हमने एक्सपोर्ट करके सामान लिया, पैसा लिया, सर्विसेज एक्सपोर्ट करके पैसा लिया, या हमने एफडीआई लिया, या हमने बोरोइंग लिया, या हमने कोई प्रॉपर्टी बेच के पैसा लिया, या फॉरेक्स का चेंज वगैरह हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपके बीओपी में आएगी। यानी बीओपी में सिर्फ ये मत बोलना कि बीओटी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड बताया उसमें गुड्स आता है और बीओपी में सर्विसेज आते हैं, दोनों आते हैं, ऐसा नहीं। बीओपी में इंडिया का जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ, जो भी फॉरेन के साथ लेन देन हुआ, वो सारा फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो भी वित्तीय लेन देन हुआ, वो सारा आता है। तो एक निश्चित अवधि में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक वर्ष में, एक फिनेंशियल ईयर में फॉरेन के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, शेष विश्व के देशों के साथ जो भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, वो सारा हमारा लेन देन, उस सब का रिकॉर्ड जो है आता है बीओपी में, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि करंट अकाउंट मेंटेन कौन करता है, तो आरबीआई, गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई मेंटेन करता है। कैपिटल अकाउंट मेंटेन कौन करता है, आरबीआई मेंटेन करता है। यानी कितना पैसा आ गया किया लोगों ने, लेकिन सबका रिकॉर्ड आरबीआई रखता है। और जो भी हमारे बीओपी के ट्रांजैक्शंस है वो कौन रखता है, वो भी हमारे कौन रखता है, आरबीआई रखता है। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने समझा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। देखो करंट अकाउंट में इशू, कैपिटल अकाउंट में इशूज नहीं होता है, इसका निगेटिव पॉजिटिव का इशू नहीं है, ठीक है। बोरोइंग लेंडिंग का है, एफडीआई है, लेकिन इसमें गुड्स सर्विसेज परचेज करके नहीं हुआ, इसलिए इसका नहीं होता। लेकिन ओवरऑल कैपिटल अकाउंट जो है ना, वो डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है, उसमें डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं, भुगतान असंतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम या बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम,
भुगतान शेष संतुलन, है ना, तो वहाँ पर होता है। लेकिन इशू ज़्यादा जो है वो करंट अकाउंट से, क्योंकि यहाँ पर हम लोग गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो हमने समझा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, और उम्मीद करता हूँ कि जो ऑफलाइन बैठे हैं उनके चेहरे बता रहे हैं, और ऑफलाइन का तो चेहरा मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसको देखने के बाद आपको एक क्लैरिटी जो ही होगी। और निश्चित तौर पर कोई भी इससे इशूज आते हैं तो आप तो क्लास में तो पूछ ही सकते हैं, और जो ऑनलाइन वाले लोग हैं वो भी मुझे पूछ सकते हैं, मेरे से जान सकते हैं कि आखिर ये इसमें क्या क्या आपको डाउट हो। अगर इसका नोट्स चाहिए प्रिंटेड वगैरह तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन तब जब आप मेरे से मांगेंगे तब, ऐसे नहीं, है ना। ऑनलाइन वालों को मैं कहता हूँ आप मांगे, मैं ऐसे क्यों नोट्स अपना फेंकता रहूँ, आप मांगेंगे तो आपको पहले वीडियो के भी आप नोट्स मांगेंगे तो आपको टाइम बाउंड मैनर में वो प्रिंटेड नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑनलाइन वालों के लिए रोकते हैं यहाँ पर, फिर हम आगे कोई टॉपिक की बात करेंगे। सो थैंक यू ऑनलाइन वालों को वाचिंग द वीडियो, और ऑफलाइन तो क्लास ले ही रहे हैं, इनको तो थैंक यू होता है हमेशा। ठीक है, थैंक यू।